सुभाष जी की गिनती दिवंगत नेता राजेश पायलट के करीबी नेताओं में की जाती थी, जी जिनका प्रदेश में भी कद था और केंद्र में भी वो मंत्री रहे। जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुभाष शर्मा बागी हुए और आज तक कांग्रेस में वापसी नहीं हो पाई? देखिए, ऐसा है, मेरा राजेश पायलट का तो जो व्यवहार था वो एक लीडर के लिए भी और एक का परिवार के सदस्य के रूप में भी। राजेश पायलट एक बहुत बेहतरीन लीडर थे और भविष्य के लीडर थे। और मैं बड़ी बात ना करूं, आज जो ये देश में चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, अगर राजेश पायलट होते तो शायद नए प्रधानमंत्री भी नहीं बनते और कुछ और ही लोग, कुछ दिशा में राजनीति कहीं और ही जाती। इसलिए राजेश पायलट की योग्यता और राजेश पायलट का काम करने का जो तरीका था बेहतरीन था। और मैं उनके साथ 1980 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा दौसा से, उस तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं गाजियाबाद रह करके मेरे वहां पर काम करता था, व्यापार करता, प्रैक्टिस करता था टैक्सेशन में। वहां से मैं सीधा एआईसीसी जाया करता था। एआईसीसी के लोगों ने राजेश पायलट जी को सिफारिश करी थी कि हमारे पास एक लड़का तुम्हारे क्षेत्र का, जहां से तुम चुनाव लड़ना चाहते हो, आप उनको साथ लेकर के जाइए। मैं जब वहां आया तो उन्होंने मेरी से मुलाकात करवाई। मेरे से मुलाकात करवा के उन्होंने पहचान हुई। पहचान करने के बाद एक बार उन्होंने दौरा बनाया कि आप मेरे साथ चलोगे। भाई साहब, मैं क्या करूंगा? मैं नौकरी पेशा आदमी हूं, मेरा धंधा चला रहा हूं, मेरा काम कर रहा हूं, मैं वहां क्या करूंगा? दौसा लोकसभा चुनाव की दौसा चुनाव पहले टाइम, फर्स्ट टाइम जब वो दौसा आ रहे थे, वो केवल सर्वे करने के लिए आ रहे थे कि मैं उस एरिया में चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। राजीव गांधी जी से बात होने के बाद में उस वक्त उनकी ये थी। उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे को चलना पड़ेगा। मैं चला गया, उनके साथ आए। तो हम लोग अलवर से बांदीकुई और सिकराय और दौसा होकर के और फिर जयपुर, जयपुर ग्रामीण से होकर के जब वापस हम जा रहे थे, तो ये एरिया देख करके कोटपुरली क्रॉस करने लगे तो मुझे कहा उन्होंने कि सुभाष, तेरे यहां से मैं चुनाव लड़ूंगा और तुझे मेरे साथ रहना है। मैं साहब, मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूं, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मैं तो 2 दिन 3 दिन जो मेरी सेवा है वो जरूर दूंगा। बोले नहीं, आपको मेरे साथ रहना है। आप देखिए, तब का दिन है और 1998 का दिन है, नवंबर। तब तक मैं राजेश पायलट के साथ रहा, छाया की तरह रहा। छाया जैसे आदमी की घूमती है, मैं वैसे रहा। पूरी सिक्योरिटी उनकी रहती थी। वो केंद्रीय लीडर थे, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, उनको जेड श्रेणी तक की जो ना वो मिली हुई थी सुरक्षा। लेकिन मैं उस सुरक्षा के बीच में भी मेरे 20 कार्यकर्ताओं की एक सुरक्षा का घेरा राजेश पायलट की सुरक्षा के लिए अलग से रखा था। वो उस सिक्योरिटी के अंदर रहते थे, जबकि किसी को अंदर घुसने ही नहीं देते। उस सिक्योरिटी में किसी को, जेड श्रेणी में किसी को नहीं घुसने देते। लेकिन सुभाष शर्मा के उन 20 कार्यकर्ताओं की सिक्योरिटी उसके अंदर होती थी। कहाँ राजेश पायलट सोएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी जगह पहुंचेंगे, वो सब कुछ प्लानिंग सुभाष शर्मा पहले करता था। एयरपोर्ट से लेना, पूरा दौरा कराना और वापस बहरोड तक छोड़ना, और बहरोड के बाद वो दिल्ली पहुंच के कंफर्म करना। रात को 2 बजे तक भी बात होती थी सुभाष शर्मा से राजेश पायलट। लेकिन मेरा जो मोहभंग कहो आप इसको, या राजनीति से अलग हो, या कांग्रेस छोड़ने का हो, वो नहीं था। मैं पॉलिटिक्स जो करता हूं वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता हूं। मैं कभी बैक पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं फ्रंट पे रह करके काम करना चाहता हूं और फ्रंट पे रह करके मैं लोगों का ज्यादा भला कर सकता हूं। मुझे फ्रंट पे रहना था। राजेश पायलट जी मुझे फ्रंट पे नहीं रखना चाह रहे थे। 1985 में मैंने टिकट की मांग करी तो 1985 में श्री राम जी रावत के लिए उन्होंने कहा कभी तो उसका टिकट है, वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पायलट साहब भरतपुर से चुनाव लड़ गए, दौसा छूट गया। भरतपुर से जो ना उनको टिकट नहीं मिला। जब उनको यहाँ दौसा से, भरतपुर से वो हार गए, यहाँ पंडित नवल किशोर शर्मा चुनाव लड़े, तो 90 के अंदर जब टिकट की बात आई, 88 के अंदर, तो वो टिकट फिर मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा तो नवल किशोर शर्मा देंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं नवल किशोर शर्मा जी के पास गया ही नहीं। मैं जातिगत पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, आज भी नहीं करता। मेरा कोई जातिगत पॉलिटिक्स नहीं है। मैं हर समाज की मदद करता हूं, हर गरीब की मदद कर रहा हूं, हर जरूरतमंद की मदद करता हूं। मैं सामने वाले के चेहरे पर जाति नहीं ढूंढता। मैं सामने वाले के चेहरे पर उसकी समस्या, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा, उसका भाव वो पढ़ता हूं और उसके अनुसार मैं एक्ट करता हूं और काम करता हूं, उसकी पूरी मदद करता हूं। जब वो टिकट नहीं मिला, उसके बाद 1.5 साल सरकार रही, फिर 1.5 साल राज्यपाल शासन रहा। 93 में जब चुनाव हुआ तो मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा 93 में अब तो आपके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। श्री राम बाबा बूढ़ा हो गए, रामकरण सिंह जी को आप टिकट नहीं देना चाहते हो क्योंकि रामकरण सिंह जी आपके लिए मुफीद नहीं है, इसलिए आप टिकट नहीं देना चाहते। अब आपके पास कोई है ही नहीं, आप मुझे टिकट दीजिए। उन्होंने कहा सुभाष, बात तो तू ठीक कह रहा है, मैं विचार करता हूं। विचार क्या करना था? श्री राम बाबा के बच्चे छाजू राउत को टिकट नहीं देना चाह रहे थे।
छाजू राउत को भी टिकट देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। रामचंद्र जी को उस वक्त टिकट दिया गया। और जबकि आपको आज मैं एक नई बात बताऊं, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं है, रामचंद्र राव जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सम्माननीय हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। मैंने उनको चुनाव भी जिताया, उनके लिए सारे काम करे और पूरे 5 साल उनके लिए मेहनत भी मैंने खूब करी। लेकिन रामचंद्र रावत जी जिस वक्त उनको टिकट मिला वो पार्टी के प्राथमिक मेंबर भी नहीं थे। अब आप सोचिए, एक तरफ कहते हैं नहीं जी पार्टी में शामिल हो गो जना तो टिकट मिले, वो ये क्या बात हो गई। वो प्राथमिक मेंबर भी नहीं थे। मैंने पायलट साहब से कहा, साहब ये क्या कर रहे हो आप, रामचंद्र तो अपना पार्टी का प्राथमिक मेंबर भी नहीं है, वो तो कांग्रेस की मीटिंग में भी नहीं आते हैं, वो तो आपके साथ कभी खड़े ही नहीं होते हैं, सिर्फ आप जब आते हो कोटपुली उतनी सी देर दिख जाते हैं। तो लास्ट में ये हुआ कि नहीं, तेरे को आगे देखूंगा, अब तो रामचंद्र को तो जिता के लाने की जिम्मेदारी तेरी है, टिकट संभाल और रामचंद्र को जिता के फिर लाने। फिर इंतजार हो गया उस विचारों पे और उनकी भावनाओं पे। रामचंद्र जी के लिए मैंने पूरी मेहनत करी, पूरा चुनाव संभाला। रामचंद्र जी भाषण नहीं देते थे, भाषण सारा मैं ही देता था। रामचंद्र जी को कमरे में सिखाने की भी कोशिश करता था कि आप सुबह बोलिए, लेकिन रामचंद्र जी जब गांव में पहुंचे एक ही बात कहते, भाई तू ही बोल। और उसी पीरियड मेरे पास 2-2 बार ग्लूकोज चढ़ा, डिहाइड्रेशन हो गया, इतना प्रचार मैंने और सारा, और वो चुनाव जितवाया। अब चुनाव जितवाने के बाद मुझे तो मेरा धंधा करना था, मैं तो मेरा काम पे चला गया और उसी दिन से रामचंद्र जी भी राजनीति शुरू कर गए। आज विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक है, ये उस वक्त पार्टी के पास भी नहीं था, रामचंद्र राव जी के पास भी नहीं था। और जैसे ही वो चुनाव जीते रामचंद्र राव जी, उनके घर रोजाना हाजिरी करनी शुरू कर दी। पंचायत राज का जब चुनाव आया तो पायलट साहब ने कहा तेरे को चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, जिला परिषद पंचायत राज का चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं तेरे को लड़ना है, मैं कह रहा हूं ना। मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। ये चलती रही बात। अब टिकट मेरा 47 नंबर पड़ता है, मेरा गांव। कुलदीप धनखड़ जी का भी 47 नंबर पड़ता है। कुलदीप धनखड़ जी रोजाना हाजिरी भर रहे हैं वहां, सुभाष शर्मा वहां जा नहीं सकता, तो जो हाजिरी भर रहा है वो नेता प्राथमिकता पे आ गया है, सुभाष शर्मा सेकेंडरी थर्ड पे हो गए हैं। और टिकट देने का जब नंबर आया, रामचंद्र जी ने कहा मैं तो टिकट कुलदीप को दूंगा, सुभाष को नहीं दूंगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। खैर मैंने पायलट साहब को बताया, मैंने कहा ये रामचंद्र जी ऐसा कर रहे हैं। पायलट साहब नाराज हुए, गुस्सा हुए। रामचंद्र जी को उन्होंने डांटा भी। रामचंद्र ने कहा साहब अब 47 तो मैं कुलदीप को ही दूंगा, आप 46 से लड़ा दो। ये 46 बैराट का इलाका है, मेरा तो गांव ही नहीं है, इलाका ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ा दो। पायलट साहब करने के लिए बॉर्डर पे बस शहीद किया। वो तो ये था कि ये आगे नहीं आए राजनीतिक रूप से, कारण वही था। मेरे को जो पीछे धकेलने का कारण था कि ये तेरे को उस योग्यता के आधार पे तेरे को हो सकता है क्या परेशानी, जबकि मेरा उसके प्रति समर्पण नहीं था। और आप आज एक और बता दूं, भाई रामचंद्र रावत अगर इस बात को सुनेगा तो उसको इस बात का अफसोस होगा कि रामचंद्र रावत मेरे साथ ये व्यवहार नहीं करता तो मैं शायद विधायक ही नहीं बनता, मैं विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ता, मैं रामचंद्र रावत के साथ ही रहता, रामचंद्र रावत के लिए ही काम करता, रामचंद्र रावत कभी नहीं हारता। ये और बता दूं मैं आपको, मैं अगर साथ रह के काम करता। जब मुझे लगा कि मुझे साइड लाइन किया जा रहा है, कुलदीप का कोई लेना देना नहीं है, पायलट साहब ने भी कहा कुलदीप अपना आदमी नहीं है तो छोड़िए, तो उस चक्कर में मैंने 98 में ये तय कर लिया कि अब पायलट साहब टिकट दें या नहीं दें, लेकिन अपने को नया रास्ता तय करना है। मैं पायलट साहब के पास चैम्बर में बैठा, हजारों आदमियों की भीड़ उनके घर पे, हम दोनों थे। और उसमें मैंने पायलट साहब से कहा साहब अब तो आपके पास कोई नहीं, रामचंद्र भी चुनाव जीत नहीं पाएगा, जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, इससे जनता विरोध में है और सीट जितानी है कांग्रेस को, तो आप मुझे टिकट दीजिए। बोले सुभाष मैं टिकट तो तेरे को देना चाहता हूँ, लेकिन एक परेशानी है। मैंने कहा वो बताओ। कि तेरे खिलाफ मेरे समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने कहा आप तो राष्ट्रीय लीडर हो समाज के, अगर आप अपने समाज को डाइवर्ट नहीं कर पाए तो फिर तो पॉलिटिक्स का, राजनीति का और कांग्रेस और उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। उसी वक्त मैं समझ गया था कि मुझे अब यहाँ टिकट नहीं मिलेगा। और एक सेकंड में मैंने राष्ट्रीय स्तर के लीडर को, लोग तो पंचायत के पंच को, सरपंच को नहीं छोड़ते, मैं राष्ट्रीय लीडर को छोड़ करके एक झटके से बाहर आ। जैसे ही बाहर आने लगा पायलट साहब ने मुझे वापस रोका, तू मेरे से मिलके जाएगा। उनको लगा कि शायद गुस्से में, तू मेरे से मिलके जाएगा। मैंने कहा मैं मिलके जाऊंगा, ठीक। बाहर हजारों आदमियों की भीड़ लगी, मेरे भी 100-150 कार्यकर्ता 5-7 गाड़ियां लेके वहां गए हुए। मैं कार्यकर्ताओं के पास आ गया, वहां आकर के मैंने कहा चलो भाई गाड़ियां लगाओ। तो साहब टिकट का क्या हुआ? मैंने कहा सुभाष शर्मा का टिकट कौन काट सकता है? जो राजेश पायलट का आदमी है,
राजेश पायलट टिकट बांटने वाले हैं, सुभाष शर्मा का टिकट कौन काट सकता है? लेकिन जाति अड्डे आ गई। नहीं नहीं, अब मैं जाति कहो इसको, राजेश पायलट की मजबूरी को कुछ भी आप कह सकते हो कि वो केवल देना ही अगर उनको चाह रहे थे, क्योंकि 85 में उनको दिया, 90 में उनके हाथ में नहीं था, तो रामजीलाल हुसड़ा जी को टिकट दिया नवल किशोर शर्मा जी ने 88 में, और 93 में फिर रामचंद्र आ गया, 98 में फिर रामचंद्र आ गया, तो फिर मेरा तो नंबर आने का प्रश्न ही नहीं था ना। इसलिए मैंने ये तय कर लिया कि मुझे अब चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे मुझे या कोई भी नया निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए मैं वहां से बाहर आ गया। बाहर आते ही पायलट साहब भी चैम्बर से बाहर निकले, पब्लिक से मिलना था। उन्होंने देखा गुस्से में गया है, वो जा रहा है, गाड़ियां लगवा रहे हैं, गेट की तरफ जा रहे हैं, तो वो पहले मेरे पास आए वापस। मान मनोबल शुरू हुआ। मान वापस आए मेरे पास आकर के उन्होंने कहा, सुभाष तू मेरे से मिल के जाना। मैंने कहा सब मिल के जाऊंगा। वो तो गए भीड़ से मिलने, और मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को कहा कि आप चलिए गाड़ी लगाइए। सब पायलट साहब बोल रहे थे, अरे पायलट साहब रात को 2 बजे सुभाष शर्मा से बात करते हैं भाई, तो पायलट साहब इससे सुभाष से ज्यादा उनको कौन समझता है? मैं अपना आप कर लूंगा बात, अपना टिकट फाइनल है, तुम तो चलो। हम गाड़ियों में बैठे और हम तो आगे। पत्रकार जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे पता था 100% मुझे टिकट तब भी नहीं मिलना था, और मुझे टिकट नहीं मिलता तो मैं वो निर्णय नहीं कर पाता था। तो मैं आया, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैंने कोटपुतली धर्मशाला में मीटिंग करी मोरीजावाली में, कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनके सामने बात रखी, और उनको कहा तो ये कि टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको टिकट नहीं है तो हम रामचंद्र जी के साथ नहीं लगेंगे, हम रामचंद्र जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप चुनाव लड़िए, नहीं तो फिर हमारे जो जचेगी वो निर्णय करेंगे। तो मैंने कहा, ऐसे बात चल रही थी, इसी बीच में एक बाबा खड़ा होकर के कहने लगा, तू चुनाव लड़, तू क्यों नहीं लड़ता चुनाव? तो मैंने कहा भाई ठीक है, जब जनता की भावना है, मुझे तो कहना ही था, मुझे तो ये बात करनी ही थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं विचार करता हूँ, बात करते हैं। तो जब मेरा बोलने का नंबर आया तो मैंने कहा भाई जब कार्यकर्ताओं की भावना है तो ठीक है, मैं उस पर विचार करता हूँ, अपन फार्म भरने की तैयारी करते हैं। इतने में 5-7 लोग एक समाज के खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर मुझे कहा, देख भाई तू चुनाव लड़ता है तो फिर एक बात सुन ले, हम तेरे को ट्रैक्टर देंगे, साधन देंगे, गाड़ियां देंगे, तेरा प्रचार करेंगे, लेकिन तू बैठ मत जाइयो। मैंने कहा बाबा, सुभाष शर्मा बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, और आज भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितने चुनाव लड़े मुझे कोई लड़ाता नहीं है, किसी के बहकावे में आकर के नहीं लड़ता हूँ। कोई पैसे नहीं देता कि पैसे दे करके सुभाष शर्मा को चुनाव में खड़ा करके और चुनाव लड़ा दिया जाए, या किसी के वोट कटवाने के लिए कोई ये सोचे कि सुभाष शर्मा को खड़ा कर दिया जाए, इसके वोट कट जाएंगे। नो, सुभाष शर्मा अपना निर्णय लेता है, और जब खड़ा होता है तो फिर चाहे 1 वोट आए और चाहे 50 वोट आए, चाहे मैं चुनाव जीत के आऊं, मैं चुनाव में हमेशा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ता हूं। तो मैंने कहा बाबा सुनो, सुभाष शर्मा चुनाव लड़ेगा, 100% लड़ेगा। उस वक्त कांग्रेस से अलग हो रहा था, कांग्रेस में सोनिया गांधी अध्यक्ष थी। मैंने कहा अब चाहे सोनिया गांधी जी भी आ जाएं तो सुभाष शर्मा चुनाव लड़ेगा। और आपके जैसे पत्रकार बंधु मेरे वहां बैठे हुए थे, दूसरे दिन अखबार में एक ही बात छापी कि अब चाहे सोनिया गांधी आ जाएं, सुभाष शर्मा चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आपकी तो हेडिंग जोरदार बन गई थी ना उससे। फिर राजेश पायलट के बाद ऑप्शन भी सोनिया गांधी बचता था उस टाइम हाँ, पार्टी में। यस, सोनिया गांधी बचता था। था ही ना। हाँ, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, वो गलत नहीं लड़ा। बनती नहीं नहीं थी नहीं वो बात नहीं अलग नहीं, है। इसलिए नहीं, नो, बनती नहीं थी कि नहीं लड़ा। राजेश पायलट संविधान स्थापित करना चाह रहे थे पार्टी के अंदर। पार्टी में भी संविधान होना चाहिए, अपनी बात कहने की स्थिति होनी चाहिए। आप क्या है, ऊपर से थोप करके आदेश पारित कर देते हो कि नहीं ये मानना पड़ेगा, इसको चीफ मिनिस्टर बनना है, इसको नहीं बनना है। अब मोदी जी भी वही कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेस को गालियां निकालते थे, मोदी जी भी वही कह रहे हैं कि यही प्रधानमंत्री बनेगा, यही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। तो जब आप ऊपर से थोप करके किसी को जनप्रतिनिधि बना रहे हैं या नेतृत्व दे रहे हैं, तो ये जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, या उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी योग्यता के साथ अन्याय कर रहे हैं। उस योग्यता में से लोगों को निकाल करके लाना चाहिए। छोटे पायलट से मिले? नहीं, मैं नहीं मिला। छोटे पायलट से मिलने का इसलिए कारण नहीं था, मैं आपको उसका भी एक छोटा सा वृत्तांत क्या बता दूं। कहते क्या होंगे अंकल जी? नहीं, वो तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उसका एक वृत्तांत बता दूं। सचिन पायलट जी मेरे बेटे राकेश से 2 साल बड़े हैं, और जब मैं उनके वहाँ कार्यालय में काम करता था, बेटा मेरे साथ कभी जाता था वहाँ, तो सचिन पायलट जी और मेरा बेटा राकेश दोनों एक ही फ्रिज में जाके फ्रूट खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, वहीं रहते थे। लंगोटिया यार। अब उस वक्त बचपन में, आज तो वो शायद जानते ही नहीं होंगे, बड़े लीडर हैं। लेकिन मैं एमएलए बना 2003 में, और 2004 में, क्योंकि पायलट साहब 2000 में खत्म हो गए थे, 2000 में रमा जी चुनाव लड़ी, मैंने मेरा धर्म निभाया, पार्टी से अलग होकर के भी मैंने रमा पायलट की मदद की।
पूरी ताकत से मदद करी। जिस तरह चुनाव पायलट का प्रचार करता था उसी तरह प्रचार किया। मैं किसी से खर्चा चुनाव में नहीं लेता हूं, 1 रुपया भी नहीं। मेरा खर्चा मेरी टीम, मेरे कार्यकर्ता, सबका खर्चा मैं उठाता हूं। और मैंने रमा जी का चुनाव प्रचार किया, रमा जी चुनाव जीती, उनको विदा करके उसके बाद मैं नहीं गया, कभी नहीं गया, पूरे 5 साल नहीं गया। उसके बाद सचिन पायलट जी बालिग हो गए। बालिग होने के बाद नेक्स्ट चुनाव सचिन पायलट जी ने लड़ा। सचिन पायलट जी ने चुनाव लड़ा तो मैंने सचिन पायलट जी को, वो जीत गए, मैं यहाँ विधायक था 2003 में, वो 2004 में एमएलए बने। कोटपुतली में पाना देवी कॉलेज का उद्घाटन का मामला था। उस 2003 से उस 2004 के बीच में सांसद ने कभी यह महसूस नहीं किया कि मैं मेरे एमएलए को बुला के बात कर। अब चाहे नाराजगी भी है तो बुला के बात कर सकते, वो बड़े हैं। मैं जब मेरा तो कोई काम होता तो चला जाता, मेरा कोई काम था नहीं, इसलिए मैं तो गया नहीं। उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। तो 2003 से 4 के बीच का ये पीरियड चलता रहा, इसलिए इसको कूलिंग पीरियड कहें या ना बात करने का पीरियड कहें या कुछ भी कहें। 2004 में सिटिंग एमपी उद्घाटन में एक सिटिंग एमएलए को नहीं बुलाया। नहीं बुला, कभी भी किसी भी उद्घाटन हो, कार्यालय में हो, दिल्ली अपने कार्यालय में हो, कभी नहीं बुलाया उन्होंने। जब नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं गया। उसके बाद स्थिति आई, पाना देवी कॉलेज के जो निर्माता थे शेठ जी, लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने मेरे से फोन किया कलकत्ता से कि मैं कॉलेज का उद्घाटन करवाना चाहता हूं और मैं भैरू सिंह जी को बुलाना चाहता हूं। उस वक्त भैरू सिंह जी गवर्नमेंट थी, मैं एमएलए शायद नहीं बना था, वसुंधरा आ गई थी, वसुंधरा आ गई, हाँ उपराष्ट्रपति थे, यस उपराष्ट्रपति थे। तो मैं भैरू सिंह जी को बुलाना चाहता हूं। जब उन्होंने कहा, मैंने कहा साहब आप आ जाइए, अपन बात कर लेंगे, मिल लेंगे, भैरू सिंह जी से भी बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, आप आइए। वो जब जयपुर दिल्ली आए, दिल्ली से जयपुर आना था, यहाँ पर कोटपुतली आना था। अब देखिए पत्रकार जी, मेरी भावनाएं अंदर से कैसी होती। एक भामाशाह कलकत्ता से चल के दिल्ली आ रहा है, वो कोटपुतली आएगा, मेरे क्षेत्र का भामाशाह है। मेरी आत्मा जगी कि मैं मेरे भामाशाह का सम्मान करूं। आज के विधायक जनप्रतिनिधि नहीं करते, और मैं उनका सम्मान करने के लिए मेरी गाड़ी लेकर के उनको एयरपोर्ट रिसीव करने गया, दिल्ली एयरपोर्ट रिसीव करने गया लक्ष्मी नारायण जी को, मोरिजा वाले को। और उनको वहां से रिसीव करने के बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि आप भैरू सिंह जी को बुलाओ हैं, वसुंधरा जी को बुलाएं, लेकिन मेरी एक सलाह है, क्षेत्रीय सांसद को अवश्य बुलाओ। उन्होंने कहा नहीं, वो कांग्रेस के हैं, अपन उनको नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा ना, अगर आप सुभाष शर्मा की बात मानते तो क्षेत्रीय सांसद को आपको बुलाना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के, इसलिए पार्टी कोई भी हो हमको बुलाना चाहिए। शेठ जी इस बात से काफी विचलित हुए, परेशान हुए, उनके दिमाग में नहीं थी ये बात, लेकिन मेरे कहने से वो मान गए। मेरे कहने से मान गए तो मैंने कहा आप चलो, मैं आपको मिलवा देता हूं, मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं, आपको उनके घर पे छोड़ देता हूं, आप उन पे रहिए, आप मिल लीजिए, मिल के उनको इन्वाइट कर दीजिए। सचिन पायलट जी के बंगले पे हम चले गए दोनों, वहां उतर करके मैंने कहा ये गेट है, आप जाओ अंदर। सेठ लक्ष्मी नारायण जी ने मेरे से जिद कर ली कि आप अंदर नहीं चलोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब मेरी कौड़ स्थिति थी, मैं जाना ही नहीं चाहता, जो आदमी बुलाना नहीं चाहता, पसंद नहीं कर रहा, उसके घर पे मैं क्यों जाऊं? मेरा कोई काम पड़े नहीं, और काम पड़ेगा तब सोचूंगा। लेकिन मैं उनके लक्ष्मी नारायण जी के सम्मान के कारण मैं अंदर चला गया। मैं जाके बैठा, हम लोग 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बैठे रहे। सांसद महोदय आए, दरवाजे में खड़े हो गए, उन्होंने सेठ जी को अंदर बुला लिया, मेरे को नहीं, सेठ जी को अंदर बुला लिया, अगर आप आ जाइए अंदर। सेठ जी ने मेरे लिए कहा, बोले नहीं नहीं उनको रहने दो, आप आ जाओ। ये फैक्ट जो बातें उस वक्त हुई, आज मैं, ठीक है दबी हुई बातें थी, आपने मेरे से निकलवाई है, तो मैं कह रहा हूं सेठ जी गए, उनसे मिले, बातचीत हुई, निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देने के बाद में आने के लिए उन्होंने हामी भर दी। हम लोग वहां से बैठ के आ गए। मैंने लक्ष्मी नारायण जी को ये नहीं कहा कि मैं अंदर क्यों नहीं जाता, मैं चुपचाप आ गया, या मैं वसुंधरा जी के पास गया, भैरू सिंह जी के पास गया, वसुंधरा जी से टाइम ले लिया, भैरू सिंह जी से मैंने टाइम ले लिया, और सब आने को तैयार हो गए। वो तो कोटपुतली का दुर्भाग्य कही है कि उस वक्त इंद्र भगवान ने इतनी बारिश कर दी कि यहाँ हेलीपैड पे 4-4 फुट पानी भर गया, कॉलेज में पानी भर गया, वसुंधरा जी का हेलीकॉप्टर वहां खड़ा रहा, भैरू सिंह जी का हेलीकॉप्टर वहां खड़ा रहा, और वो यहाँ पहुंच नहीं पा रहा।
आईजी, पुलिस प्रशासन, एसपी सब घूम रहे, सब चिंतित हो रहे, बार बार मैसेज कर रहे कि यहाँ मीटिंग नहीं हो सकती, मीटिंग नहीं हो सकती। मैं भैरू सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भैरू सिंह जी ने कह दिया कि जब तक मुझे कोटपुतली का एमएलए मना नहीं कर देगा तब तक मैं तैयार बैठा हूँ, मेरा हेलीकॉप्टर तैयार बैठा है, मैं कोटपुतली आऊंगा। पुलिस प्रशासन की हालत खराब हो गई। कलेक्टर मेरे पास आए, आईजी मेरे पास आए, उन्होंने कहा एमएलए साहब आप समाचार दे दो उपराष्ट्रपति जी को कि ये इस हालत के अंदर यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा और किसी भी तरीके से आप हमारी रिक्वेस्ट माने दें। मैंने कहा साहब देख लो, 3 बज गए, 3 बजे तक भी जब नहीं हुआ तो मैंने कहा हेलीकॉप्टर उठ के आएगा, फिर वापस जाने में प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा साहब पानी भरा हुआ है, आप माफी चाहता हूँ, अब तो कोई और हो नहीं सकता। तब भैरू सिंह जी ने कैंसिल किया, तब वसुंधरा जी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और वहां से रामलाल, वो क्या नाम है, वो गुजर थे आसीन से, मंत्री थे उस वक्त, उनको मेरे पास यहाँ कोटपुतली कार्यक्रम में भेजा। सांसद महोदय आए, वो आए, मैंने एज ए विधायक सांसद का सम्मान किया, मेरे मंत्री का सम्मान किया, मोरिजा वाले जो हमाशा है उसका बड़े अच्छे तरीके से सम्मान किया और पूरे कार्यक्रम को मैंने ऑर्गेनाइज किया। सेठ जी ने मेरे से रोजाना राय कर करके इस कॉलेज के उद्घाटन कर। आज पंडित लक्ष्मी नारायण जी शर्मा खत्म हो गए, उनका पूरा योगदान था इसमें। 24 घंटे इन चीजों को मॉनिटरिंग करते थे और हम लोगों ने वो कार्यक्रम किया। आज वो 2.25 कॉलेज आपके यहाँ चल रही है। तो काम करने नए सांसद से और नए विधायक से, नए मंत्री से, और अब वो तो विधायक भी रह लिए मेरे साथ यहाँ, लेकिन अब जब कोई बोलना नहीं चाहता तो मेरी आदत नहीं है मैं जबरदस्ती किसी से बोल। काम करने में मैं सक्षम हूँ, इसलिए अगर जरूरत पड़ती है तो मैं वो स्वतः कर लेता हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरे सवाल का जवाब कम और ये सुभाष शर्मा की पीड़ा ज्यादा थी। नहीं, रमा पायलट ने बानसूर से भी चुनाव लड़ा, उस समय आप पायलट जी के साथ थे। वो चुनाव का मंजर खूब खूब मैनेज किया। पीड़ा नहीं है मेरी, है मेरी पीड़ा इसलिए नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों को, अच्छे योग्य कार्यकर्ताओं को आगे लाने के लिए अपने जातिगत भावनाओं से, अपनी धार्मिक भावनाओं से, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके अच्छे जनप्रतिनिधियों को जब तक वो आगे नहीं लाएंगे तो जनता को जनप्रतिनिधि नहीं मिलेंगे। और आज इसी बात का टोटा है। राजेश पायलट जी की पत्नी जब बानसूर चुनाव लड़ी तो चुनाव की हालत वहां खराब हो गई थी डॉक्टर रोहतास शर्मा के सामने। और जब रोहतास शर्मा, मैं इधर चुनाव प्रचार कर रहा रामचंद्र रावत का, उधर रोहतास शर्मा के सामने उनकी हालत खराब हो गई। 5 दिन पहले पायलट साहब ने मुझे कहा कि सुभाष तू बानसूर जा और बानसूर की स्थिति खराब हो रही है, रमा को संभाल। मैंने कहा साहब मैं रमा जी को संभालूंगा तो ये सीट भी खो दोगे, यहाँ तो भाषण देने वाला भी नहीं है कोटपुतली में। तो मैंने कहा ये भी चली जाएगी। बोले नहीं, यहाँ मैं देख लूंगा अपने आप, तू बानसूर जा। मैं बानसूर गया, वहां के हालात मैंने देखे, निश्चित रूप से वहां हालात खराब थे। मैंने 5 दिन में जाकर के उन हालातों को सुधारने की कोशिश की, गांवों के अंदर गए, दौरा किया, सब कुछ किया, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन कामयाबी इसलिए नहीं कि इतना बड़ा आतंक हो गया था वहां। आतंक किसका? इनकी सिक्योरिटी का। रमा पायलट के पीछे जो 100 आदमियों की सिक्योरिटी लगा रखी थी ना, उसका आतंक हो गया था और रोहतास जी को उसी का बेनिफिट मिला। रोहतास जी तो साधारण आदमी है। रोहतास जी ने तो प्रचार किया कि डोले पे चलता हुआ मिल जाऊंगा मैं तो आपको, और मिलता है, आज भी मिलता है। तो वो चुनाव जीतना उनका जो साधारण व्यक्तित्व था वो था। मैं सम्मान करता हूं उनका इस बात के लिए। वो चुनाव हारे राजेश पायलट जी के खिलाफ, लेकिन एक 5600 वोटों से। उस साल मैंने राजेश पायलट जी के चुनाव में राजेश पायलट की मदद नहीं करी। दौसा लोकसभा से मैंने राजेश पायलट जी की मदद नहीं करी, जिसका नुकसान आप देखिए। जो 60,000 पे चुनाव लड़ते जीतते थे, वो 5600 से चुनाव जीते। मेरे सारे कार्यकर्ता पूरे दौसा क्षेत्र में साइलेंट हो गए थे, पायलट साहब के साथ नहीं थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि रोहतास जी चुनाव हार गए। रोहतास जी का मैनेजमेंट जो था ना वो नहीं हो पाया। रोहतास जी के पास एक नेगेटिविटी ये चली थी कि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और एक प्रचार इस बात का हो गया था कि मनमाए जिस गाड़ियों का चालान कर रहे हैं 10,000 रुपये वसूल कर रहे हैं, ये चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नेगेटिविटी उनके खिलाफ चल गई, और उसके कारण जो है ना लोग उनको सपोर्ट नहीं कर पाए। वरना मेरा ये जो पावटा एरिया, 27 एरिया जिसको हम बोलते हैं, यही 10,000 वोटों से चुनाव जीता सकता था। यहाँ वोट की परसेंटेज पता है कितनी? 37%, 33%, 32%, 25%। जो गांव बीजेपी के वोटर थे उनकी वोटर संख्या है। अगर वही संख्या बढ़ जाती तो चुनाव वो यहीं से जीत जाते। तो ये परिस्थितियां उनकी रही है।